सभी का स्वागत है आज की इस नई विस्तृत चर्चा में। नमस्कार। आज का विषय उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो डेटा साइंस या फिर कहें तो मशीन लर्निंग की दुनिया को गहराई से समझना चाहते हैं। हाँ, और आजकल तो हर जगह डेटा ही डेटा है। बिल्कुल। तो आज हम पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स के एक बेहद अहम और बुनियादी हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम नमपाई कहते हैं। यानी न्यूमेरिकल पाइथन। सही कहा। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, जो कि इस कोर्स के विस्तृत नोट्स और करिकुलम के अंश हैं, उसमें बताया गया है कि पाइथन अपनी सरलता के कारण डेटा साइंस में सबसे आगे है। और उन सभी बेहतरीन लाइब्रेरीज के बीच नमपाई एक फाउंडेशनल पैकेज के रूप में काम करता है। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि डेटा साइंस की इतनी विशाल दुनिया में नमपाई आखिर इतना लोकप्रिय क्यों है, और ये अरेज का सिद्धांत असल में कैसे काम करता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारी साधारण पाइथन लिस्ट की तुलना में इतना तेज क्यों है। ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। देखिए, शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि नमपाई को सिर्फ एक साधारण टूल या एक और पाइथन लाइब्रेरी समझने की भूल नहीं की जा सकती। अच्छा। हाँ, ये पूरे डेटा इकोसिस्टम का आधार है। जब कोई मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करता है या लाखों रोज वाले डेटा सेट का विश्लेषण करता है, तो बैकग्राउंड में सारा भारी काम नमपाई ही कर रहा होता है। मतलब जो हैवी लिफ्टिंग है वो नमपाई करता है। एकदम सही। ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसे खास तौर पर मल्टी डायमेंशनल अरेज और मैट्रिसेस पर तेज गणितीय ऑपरेशंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछ के, जब कोई पाइथन सीखता है तो डेटा को स्टोर करने के लिए लिस्ट्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है ना? हाँ, लिस्ट तो सबसे बेसिक है। और पाइथन की लिस्ट इतनी लचीली होती हैं कि उनमें कुछ भी रखा जा सकता है। तो फिर अचानक से इस नए स्ट्रक्चर की क्या जरूरत पड़ गई? आप एंड अरे की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे सोर्स में एन डायमेंशनल अरे कहा गया है, उसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या पाइथन की इनबिल्ट लिस्ट्स काफी नहीं थी? यहाँ सबसे हैरानअंगेज बात यह है कि पाइथन लिस्ट्स का जो सबसे बड़ा फायदा है ना, उनका लचीलापन। बिल्कुल, वही लचीलापन बड़े डेटा के मामले में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। वो कैसे? देखिए, एक पाइथन लिस्ट के अंदर एक इंटीजर हो सकता है, उसी के बगल में एक स्ट्रिंग हो सकती है। हाँ, और उसके बाद कोई और ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। तो पाइथन की लिस्ट उन टैक्सियों की तरह हो गई जो शहर में अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। जब कंप्यूटर को उस डेटा को प्रोसेस करना होता है तो उसे मेमोरी के अलग अलग हिस्सों में जाकर हर एक एलिमेंट को ढूंढना पड़ता है, और उसका मेटा डेटा भी पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत समय लेता है। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मेमोरी ओवरहेड होता है। समझ गया। प्रोसेसर को डेटा इकट्ठा करने में ही इतना समय लग जाता है कि प्रोसेसिंग की स्पीड अपने आप गिर जाती है। तो फिर नमपाई इस समस्या को कैसे सुलझाता है? इसके विपरीत नमपाई का एनडी अरे एक बहुत ही सख्त नियम का पालन करता है, एकरूपता। एकरूपता मतलब होमोजेनिटी। हाँ, एक नमपाई अरे में सिर्फ एक ही तरह का डेटा हो सकता है। मतलब अगर वो इंटीजर्स का अरे है तो उसमें सिर्फ इंटीजर्स ही होंगे। बिल्कुल। और इस एकरूपता का सीधा असर मेमोरी एफिशिएंसी पर पड़ता है, जो कि हमारे सोर्स नोट्स का पहला मुख्य बिंदु भी है। सही पकड़ा आपने। क्योंकि सारा डेटा एक ही टाइप का है, नमपाई को हर एलिमेंट के साथ अलग से मेटाडाटा स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बहुत मेमोरी बचा लेगा। इसके साथ ही नमपाई डेटा को मेमोरी के एक कंटिगुअस ब्लॉक में स्टोर करता है। कंटिगुअस ब्लॉक यानी मेमोरी के एक लगातार हिस्से में। हाँ। आपके टैक्सियों वाले उदाहरण पर वापस जाएं तो नमपाई एक लंबी मालगाड़ी की तरह है। अरे वाह, मालगाड़ी। प्रोसेसर को बस पहले डब्बे का पता होना चाहिए, बाकी सारा डेटा एक के बाद एक लाइन से मिल जाता है। तो इसका मतलब हार्डवेयर को डेटा ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। एकदम। प्रोसेसर का कैश इस लगातार रखे डेटा को बहुत तेजी से बढ़ सकता है, जिससे मेमोरी तक पहुंचने का समय या मेमोरी एक्सेस टाइम काफी कम हो जाता है। बिल्कुल सही। ये स्पष्ट करता है कि क्यों पाइथन लिस्ट्स बड़े डेटा सेट्स के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा कारण है। लेकिन सोर्स में गति या स्पीड का एक और बहुत बड़ा कारण बताया गया है। नोट्स के अनुसार नमपाई असल में सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। ये एक बहुत ही रोचक फैक्ट है। इसका मतलब है कि हम कोड तो पाइथन में लिख रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में सारा काम सी लेवल की स्पीड से हो रहा है। देखिए, हार्डवेयर के स्तर पर सी भाषा पाइथन से कहीं ज्यादा तेज है। क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड भाषा है जो कोड को रन टाइम पर समझती है, राइट? हाँ। जब नमपाई को सी में लिखा गया तो इसका मकसद
पाइथन की सरलता को सी की गति के साथ जोड़ना था। तो जब हम numpy में कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो सीधे सी के ऑप्टिमाइज्ड कोड को कॉल करता है, जो बिना किसी देरी के हार्डवेयर पर रन होता है। यहाँ बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ सी भाषा में बने होने के अलावा numpy की रफ्तार का एक और बहुत बड़ा राज है। आप वेक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, सोर्स नोट्स में इसे वेक्टराइजेशन कहा गया है। वेक्टराइजेशन डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया में किसी क्रांति से कम नहीं है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए एक लिस्ट है जिसमें 10 लाख नंबर हैं और आपको हर नंबर में 5 जोड़ना है। 10 लाख नंबर्स में? साधारण पाइथन में तो इसके लिए एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो लूप 10 लाख बार चलेगा। हर बार एक नया नंबर उठाएगा, उसका टाइप चेक करेगा, उसमें 5 जोड़ेगा और फिर उसे वापस रखेगा। और ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। ये तो ऐसा हुआ जैसे अगर हमें 100 कपड़े धोने हैं तो हम एक एक कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालें, उसे धोएं, सुखाएं और फिर दूसरा कपड़ा डालें। बहुत बढ़िया उदाहरण। इसमें बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद होगी। तो वेक्टराइजेशन इसमें क्या अलग करता है? वेक्टराइजेशन इस पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। numpy में वो लूप पाइथन के स्तर पर नहीं बल्कि सी के स्तर पर चलता है। अच्छा। प्रोसेसर के खास इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करके, जिसे सिमडी कहते हैं, यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, numpy पूरे के पूरे एरे पर एक ही बार में ऑपरेशन लागू कर देता है। यानी वॉशिंग मशीन में सारे 100 कपड़े एक साथ डाल दिए गए और एक ही बार में सब धुल गए। एग्जैक्टली। इसमें पाइथन के टाइप चेकिंग ओवरहेड से पूरी तरह बचा जा सकता है। ये डेटा ऑपरेशंस को सुविधाजनक बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। और सोर्स के अनुसार इसी वजह से लिनियर अलजेब्रा या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन numpy में इतनी तेजी से हो पाते हैं। लेकिन यहाँ एक और चुनौती दिमाग में आती है। क्या चुनौती? क्या होगा अगर 2 अरेज का आकार या शेप एक जैसा ना हो? और यहीं पर हमारा चौथा बिंदु आता है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग numpy का शायद सबसे शक्तिशाली और कभी-कभी सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला फीचर है। हाँ, सोर्स नोट्स पढ़ते वक्त मुझे भी थोड़ा भ्रम हुआ था। इसे थोड़ा क्लियर करते हैं। जब 2 अलग-अलग आकार के अरेज के बीच गणितीय ऑपरेशन किया जाता है, तो numpy कुछ खास नियमों के तहत छोटे अरे को बड़े अरे के आकार के बराबर मान लेता है। और सबसे बड़ी बात, बिना डेटा की असल कॉपी बनाए। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए एक बहुत बड़ा डेटा सेट है जो एक 2D मैट्रिक्स है, और हम उस डेटा सेट की हर रो में एक छोटा 1D अरे जोड़ना चाहते हैं। अगर हम साधारण प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करें तो इसके लिए जटिल नेस्टेड लूप्स बनाने पड़ते और मेमोरी में डेटा की कई कॉपियां बनानी पड़ती है ना? सही कहा। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग के साथ कोई एक्सप्लिसिट लूप लिखने की जरूरत नहीं है। और सबसे अहम बात, मेमोरी में डेटा डुप्लीकेट नहीं होता। हाँ, numpy अपने मेटाडेटा में बदलाव करता है जिसे स्ट्राइड्स कहा जाता है, ताकि वो छोटे अरे को बड़े अरे के ऊपर स्ट्रेच या ब्रॉडकास्ट कर सके। ये कोड को छोटा, साफ और एग्जीक्यूशन को बेहद तेज बनाता है। बिल्कुल। तो अगर हम अब तक की चर्चा को देखें, मेमोरी की बचत, सी लेवल की गति, वेक्टराइजेशन और ब्रॉडकास्टिंग, हाँ, इन चारों ने मिलकर ये साबित कर दिया है कि ND अरे कोई साधारण स्ट्रक्चर नहीं है। अब जरा इस अरे की दुनिया के आयामों यानी डिमेंशंस पर गहराई से नजर डालते हैं। जरूर। सोर्स नोट्स में रैंक और शेप का जिक्र है और 1D से लेकर 3D अरेज तक की बात की गई है। अक्सर लोग अरेज को सिर्फ स्प्रेडशीट या रोज और कॉलम्स तक सीमित मान लेते हैं, पर असल में ये उससे कहीं बड़ा है। बुनियादी स्तर पर रैंक का मतलब है कि अरे में कितने डायमेंशंस हैं, और शेप ये बताता है कि हर डायमेंशन का आकार क्या है। सही। 1D अरे एक सीधी रेखा की तरह है, जैसे समय के साथ तापमान का रिकॉर्ड। और 2D अरे रोज और कॉलम्स का ग्रिड है, जिसे अक्सर मैट्रिक्स कहा जाता है, जैसे किसी कंपनी का महीने भर का सेल्स डेटा। लेकिन जब हम 3D या मल्टी डायमेंशनल अरेज की बात करते हैं तो बात स्प्रेडशीट से काफी आगे निकल जाती है। हाँ, जो लोग डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के फील्ड में हैं, वो अक्सर इससे भी जटिल डेटा के साथ काम करते हैं। इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकती हैं? अगर हम कंप्यूटर विजन का उदाहरण लें तो एक रंगीन तस्वीर यानी RGB इमेज असल में एक 3D अरे होती है। एक तस्वीर, वो 3D अरे कैसे होती है? इसमें ऊंचाई और चौड़ाई के पिक्सेल्स होते हैं और तीसरा डायमेंशन लाल, हरे और नीले रंग के चैनल्स का होता है। ओह, रेड, ग्रीन, ब्लू चैनल्स। यानी एक तस्वीर सिर्फ नंबरों का एक 3D ग्रिड है। बिल्कुल।
और अगर हम एक से ज्यादा तस्वीरों का एक बैच प्रोसेस कर रहे हों, जैसे कि डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करते समय अक्सर किया जाता है। हाँ, तो वो एक 4D अरे बन जाएगा। 4D अरे। बैच साइज, ऊंचाई, चौड़ाई और रंग के चैनल्स ये दर्शाता है कि नमपाई का एनडी अरे कितनी आसानी से दुनिया के किसी भी जटिल डेटा को नंबरों में बदल सकता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब सवाल ये है कि इस डेटा को सिस्टम में लाया कैसे जाए। नमपाई में अरेज बनाने के कई तरीके हैं। सॉस में क्रिएटिंग अरेज का पूरा एक सेक्शन है, अलग अलग स्थितियों के लिए अलग फंक्शंस हैं। सबसे सीधा तरीका np.array है, जो किसी भी मौजूदा पाइथन लिस्ट को एक तेज नमपाई अरे में बदल देता है। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब हमें स्क्रैच से विशाल डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। सही कहा। नोट्स में कुछ बहुत ही दिलचस्प इनबिल्ट फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे np.zeros, np.ones, np.full और np.i। हाँ, ये फंक्शंस बहुत उपयोगी हैं। एक शुरुआती व्यक्ति सोच सकता है कि आखिर 0 या 1 से भरे हुए ब्लैंक अरे बनाने की क्या जरूरत है। ये एक अच्छा सवाल है। मशीन लर्निंग और डेटा प्रोसेसिंग में मेमोरी प्री एलोकेशन एक बहुत बड़ी चीज है। मेमोरी प्री एलोकेशन, इसका क्या फायदा है? अगर हमें पता है कि हमारा आउटपुट 1000 बाय 1000 के ग्रिड में आने वाला है, तो हम पहले ही np.zeros का इस्तेमाल करके मेमोरी में वो जगह रिजर्व कर लेते हैं। ताकि बाद में जगह की कमी ना हो। हाँ, क्योंकि रन टाइम के दौरान बार बार मेमोरी का आकार बढ़ाना बहुत धीमा होता है। समझ गया। और इसी तरह न्यूरल नेटवर्क्स में वेट्स को इनिशियलाइज करने के लिए भी इन फंक्शंस का इस्तेमाल होता होगा। एकदम सही। और np.i जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है, हाँ। वो लीनियर अलजेब्रा में बहुत काम आता है। ये गणित की दुनिया का वन है जिसका उपयोग जटिल ट्रांसफॉर्मेशंस में किया जाता है। इसके अलावा डेटा जनरेट करने के लिए np.arrange और np.linspace जैसे फंक्शंस का भी जिक्र है सोर्स में। जब ग्राफिक्स बनाने हो या किसी फंक्शन को प्लॉट करना हो तो np.linspace बहुत काम आता है। ये क्या करता है? ये दो बिंदुओं के बीच एकदम समान दूरी वाले नंबर निकाल कर देता है। अच्छा। मान लीजिए 0 से 1 के बीच 100 डेटा पॉइंट्स चाहिए एक स्मूथ कर्व बनाने के लिए, तो ये फंक्शन उसे 1 सेकंड के हिस्से में कर देता है। ये तो डेटा विजुअलाइजेशन में बहुत काम आएगा। और फिर आते हैं रैंडम एरेज। हाँ, np.random.rand और np.random.randant। जब हम वास्तविक दुनिया का डेटा इकट्ठा नहीं कर पाते या कोई नया एल्गोरिदम टेस्ट करना होता है, तो हमें डमी डेटा की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो रैंडम डेटा जनरेशन सिर्फ डमी डेटा बनाने तक सीमित नहीं है। तो इसका और क्या उपयोग है? मोंटी कार्लो सिमुलेशंस जैसी जटिल प्रणालियां, जिनका उपयोग शेयर बाजार की भविष्यवाणी या भौतिकी के प्रयोगों में होता है। बिल्कुल, वो पूरी तरह से इन रैंडम नंबर जेनरेटर्स पर निर्भर करती हैं। ये मॉडल्स के व्यवहार की जांच करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ये तो बात हो गई डेटा को बनाने और मेमोरी में सेट करने की। लेकिन एक डेटा साइंटिस्ट का ज्यादातर समय डेटा को साफ करने और उसे मनचाहे आकार में ढालने में जाता है। हाँ, डेटा मैनिपुलेशन बहुत जरूरी स्टेप है। हमारे सोर्स के आखिरी हिस्से में मैनिपुलेटिंग नमपाई अरेज यानी डेटा के साथ खेलने की बात की गई है। इसमें सबसे पहली चीज रीशेपिंग है। रीशेपिंग एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए डेटाबेस से 1000 नंबर एक सीधी रेखा यानी 1D अरे में आए हैं, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल को वो डेटा 10 रोज और 100 कॉलम्स के रूप में चाहिए। तो यहाँ हम रीशेप फंक्शन लगाएंगे। हाँ, रीशेप फंक्शन बिना डेटा को हिलाए सिर्फ उस डेटा को देखने का नजरिया, जिसे मेटा डेटा कहते हैं, बदल देता है। इसका मतलब है कि रीशेपिंग करते समय डेटा की कोई नई कॉपी नहीं बनती। बिल्कुल नहीं, जिससे मेमोरी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट नोट्स में स्लाइसिंग दिया गया है। स्लाइसिंग, जब एक विशाल डेटा सेट के किसी खास हिस्से को काट कर निकालना हो तो स्लाइसिंग काम आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है, जो नोट्स हाईलाइट करते हैं। पाइथन लिस्ट्स वाली बात? हाँ, पाइथन लिस्ट्स में जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो डेटा की एक नई कॉपी बन जाती है। लेकिन नमपाई में? हाँ, नमपाई में क्या अलग होता है? जब नमपाई में बड़े एरे का एक हिस्सा स्लाइस किया जाता है तो वो कोई नया डेटा नहीं बनाता, बल्कि वो मूल डेटा का ही एक व्यू यानी दृश्य होता है। व्यू होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर उस स्लाइस किए गए हिस्से में कोई बदलाव किया जाए तो ओरिजिनल बड़ा एरे भी बदल जाएगा। एकदम सटीक। वेव यू नहीं। ये डिजाइन जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि पेटाबाइट्स के डेटा के साथ काम करते समय
अनावश्यक कॉपियां बनाकर मेमोरी फुल ना हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें ही numpy को इतना तेज बनाती हैं। सही बात है। और अंत में जब डेटा सही आकार में आ जाता है तब उस पर गणितीय ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस कहते हैं, जहां फिर से वेक्टराइजेशन अपना जादू दिखाता है और सेकेंडों में लाखों कैलकुलेशंस पूरी कर देता है, बिना किसी लूप के। तो इन सब बातों का आखिर निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि NumPy डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने जो भी समझा, चाहे वो सी भाषा से मिलने वाली बेजोड़ रफ्तार हो या कंटिग्यूअस मेमोरी का इस्तेमाल हो, बिना लूप्स के वेक्टराइजेशन से काम करना हो या ब्रॉडकास्टिंग के जरिए अलग अलग शेप्स को संभालना हो, ये सब इस बात का प्रमाण है कि NumPy महज एक पाइथन लाइब्रेरी नहीं है। ये बड़े डेटा सेट्स को बेहद तेजी और कुशलता के साथ हैंडल करने का एक अनिवार्य इंजन है। इंडिस्पेंसिबल है। जो लोग डेटा के क्षेत्र में गंभीर हैं, उनके लिए ये स्पष्ट है कि सिर्फ थ्योरी जानना काफी नहीं है। बिल्कुल। NumPy के अंदरूनी कार्यप्रणाली जैसे मेमोरी एलोकेशन और वेक्टराइजेशन को समझे बिना कुशल और तेज कोड लिखना लगभग असंभव है। ये डेटा साइंस की व्याकरण है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। सही कहा। एकदम सही। और इसी के साथ आज की ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, लेकिन जाने से पहले एक विचार जरूर करना चाहिए। ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। आज हमने देखा कि सी लैंग्वेज में बने होने और हार्डवेयर लेवल के ऑप्टिमाइजेशन की वजह से NumPy इतना शक्तिशाली है। लेकिन आज हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं, वहां डेटा का आकार टेराबाइट से बढ़कर पेटाबाइट्स और उससे भी आगे जा रहा है। हाँ, डेटा का पहाड़ बड़ा होता जा रहा है। NumPy मुख्य रूप से CPU पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। भविष्य के बारे में सोचिए। भविष्य में क्या होगा? क्या आने वाले समय में सिर्फ ये मेमोरी एफिशिएंसी और सी लेवल स्पीड काफी होगी, या फिर जैसे जैसे GPUs और TPUs का दबदबा बढ़ रहा है, जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग में मास्टर हैं? हाँ, तो क्या हमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर लेवल पर कुछ पूरी तरह से नए तरीकों और एब्स्ट्रैक्शंस की खोज करनी पड़ेगी, जो शायद NumPy की वर्तमान सीमाओं को भी पीछे छोड़ दें? ये वाकई में एक ऐसा विचार है जो इस पूरी तकनीक के भविष्य पर सवालिया निशान लगाता है। तकनीक कभी ठहरती नहीं है और जैसे आपने कहा, डेटा का ये पहाड़ हर दिन और विशाल होता जा रहा है। हमें हमेशा तैयार रहना होगा। ये सोचने का एक बेहतरीन बिंदु है जिसे हम आगे एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ते हैं। इस गहन विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई चर्चा और नए दृष्टिकोण के साथ।